1948 सोवियत यूनियन ने पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप पर अपनी हुकूमत को कायम कर चुका था, जैसा कि फ्रांस, स्पेन, रोमानिया, पोलैंड, ग्रीस, स्विट्ज़रलैंड और भी कई ममालिक पर रशिया इन्वेड कर चुका था। तो आइए जानते हैं कि आखिर सोवियत यूनियन इतना कुछ करने के बावजूद हारा कैसे। खुशामदीद आपका हिस्ट्री ऑफ साइंसेस में। ये वही दौर था जब दुनिया ने अभी दूसरी जंग अज़ीम देखी थी, जो कि 1939 टू 1945 तक अपने इख्तिताम पर रही। उसके बाद हमें वो ज़माना देखने को मिलता है जब दुनिया में दो सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के मुकाबले में सामने आ गए, जिससे तीसरी जंग का आगाज़ हुआ, जिसका मकसद पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ी सुपर पावर साबित करना था। किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाज़ा आप उसके जीडीपी से कर सकते हैं, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, और उसके साथ ये भी देखा जाता है कि कौन से मुल्क के पास ज़्यादा पैसा है, कौन से मुल्क के पास ज़्यादा वसाइल हैं, कौन से मुल्क के पास ज़्यादा कंपनियां हैं, किस मुल्क के पास ज़्यादा फ़ौजें हैं, किस मुल्क के पास ज़्यादा गोल्ड के रिज़र्व्स मौजूद हैं, कौन से मुल्क के पास ज़्यादा नोबेल प्राइजेस हैं। तो अब वक्त है ये जानने का कि कोल्ड वार की शुरुआत कैसे हुई और इसके नतीजे दुनिया पर क्या असर अंदाज हुए। कोल्ड वार दरअसल सियासी, इक्तसादी और प्रोपगंडा के महाजों पर चलाई गई थी, जिसका जिक्र सबसे पहले इंग्लिश राइटर जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में पब्लिश होने वाले एक आर्टिकल में किया, जिसमें ऑरवेल का कहना ये था कि 2 या 3 ऐसी सुपर पावर्स के दरमियान एक ऐसा जौहरी मुकाबला होगा जिसमें हर एक के पास एक ऐसा हथियार होगा जो सिर्फ चंद सेकंडों में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार सके। ये सबसे पहले एक अमेरिकन फाइनेंसर बर्नार्ड बॉर्च ने 1947 कोलंबिया के स्टेट हाउस की एक कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया था। कोल्ड वार की शुरुआत दूसरे जंग अज़ीम के आखिरी सफ़र मई 1945 में हुई, जब नाज़ी जर्मनी ने हिटलर की डिक्टेटरशिप और उसकी स्ट्रेटजी की बदौलत यूरोप के हर सिविलियन को इस लड़ाई में आने पर मजबूर कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि लाखों लोग सिर्फ एक आइडियोलॉजी के बिना पर मारे गए। फौज कम हो जाने की वजह से हिटलर को बहुत मुश्किल का सामना था, क्योंकि 5.5 मिलियन सोल्जर्स मारे जा चुके थे इस जंग में, जिसकी वजह से नाज़ी जर्मनी को हथियार डालने के बाद कोल्ड वार जैसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा, जिसकी एक तरफ अमेरिका और द ग्रेट ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन रशिया। 1948 तक सोवियत यूनियन ने पूरे ईस्टर्न यूरोप पर अपनी हुकूमत को कायम कर लिया था, जिसको बाद में रेड आर्मी ने आज़ाद करवाया। सोवियत यूनियन को इस वाक़ये के बाद जर्मनी के किसी भी नए ख़तरे से बचने के लिए तैयार रहना था, जिससे ये हुआ 1947 टू 48 तक कोल्ड वार शिद्दत इख्तियार कर गई, जिससे द स्ट्रगल बिटवीन सुपर पावर्स शुरू हुई। 1948 टू 1953 तक कोल्ड वार अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी, जिसकी बिना पर अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला लिया, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का नाम दिया गया, जिससे ये हुआ बहुत से यूरोपियन ममालिक नाटो का हिस्सा बन गए। नाटो के बन जाने की वजह से सोवियत यूनियन को बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे सोवियत यूनियन हमेशा के लिए टूट गया। 1953 टू 1957 तक कोल्ड वार में नरमी आई, जिसकी वजह जोसेफ स्टालिन की मौत थी, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे सोवियत यूनियन के। इस दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान बहुत सी चीज़ों में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस शुरू हो जाती है, जिसे द गोल्डन एज ऑफ इन्वेंशंस भी कहते हैं, जिसमें स्पेस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक रहा है। सोवियत यूनियन के गिरने की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन में मौजूद चेर्नोबिल पावर प्लांट था, जो कि एक एक्सीडेंटली डिज़ास्टर था, जिसमें लगभग 4000 लोगों की जानें गईं और 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को रेडियो एक्टिव रेडिएशंस एक्सपोजर्स हुए। वो लोग जिनके ज़िम्मे चेर्नोबिल की क्लीनिंग की जिम्मेदारी थी, उनमें हाई डोजेस पाए गए कैंसर और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियों के। यहाँ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ दूर दूर तक इस एरिया को एक्सक्लूजन जोन डिक्लेयर किया गया है, ताकि लोगों को ख़तरनाक रेडिएशन से बचाया जा सके। पॉलिटिकली व्यू से देखा जाए तो यही वजह थी सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन की। सोवियत यूनियन को इस डिज़ास्टर की कॉस्ट 235 बिलियन डॉलर्स पड़ी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन कमज़ोर हो गया।
اس ڈیزاسٹر سٹوری پر ایک الگ سے ویڈیو لے کر آئیں گے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔